हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी खुदा का खौफ से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। कहानी के तत्वों के आधार पर यशपाल की कहानी खुदा का खौफ का मूल्यांकन कीजिए, अथवा खुदा का खौफ कहानी की तात्विक समीक्षा पर अपने विचार दीजिए। आइए इस पर बात करते हैं। यशपाल एक सशक्त कहानीकार है। उनकी कहानी खुदा का खौफ भी इससे अछूती नहीं रही। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु जटिल न होकर एक सरल और सहज है। कहानी में आदि से लेकर अंत तक घटनाओं का धीरे धीरे विकास होता चलता दिखाया गया है। कहानी के आरंभ में जब कथावक्ता अपने मित्र कर्नल रली से पूछता है कि वह अफगानिस्तान की 5,000 रुपये मासिक की अच्छी खासी नौकरी छोड़ क्यों आया, क्या वहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं बैठी, तब कर्नल व्यंग्यपूर्ण मुस्कान से नौकरी छोड़ने के कारण स्वरूप खुदा का खौफ इन 3 शब्दों का उच्चारण करता है। कथावक्ता के ना समझने पर अतीत की समूची घटनाएं प्रत्यक्ष विवरण और कथा की पूर्वदीप्ति पद्धति अर्थात फ्लैशबैक सिस्टम के माध्यम से वर्तमान काल की तरह घटित होती हुई दिखाई देने लगती हैं। कहानी कर्नल रली के माध्यम से समूची घटनाओं के द्वारा घूसखोरी तथा अत्याचार करने व सहने वालों पर कटाक्ष करते हुए दिखाई देती है। कथानक वस्तुतः बहुत सरल है तथा लेखक के उद्देश्य को प्रमुख रूप से दर्शाने में सफल रहा है। हालांकि संपूर्ण घटनाएं अलग अलग भूगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई दिखाई देती हैं, परंतु कहानी की रचना कथानक को सुगठित व सशक्त रखकर ही की गई है, जो कि यशपाल की सशक्त कहानीकार के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कथा वस्तु अथवा कथानक के आधार पर यह कहानी एक सरल, सहज और व्यापक धरातल को अपने अंदर समाये हुए विषय को पूर्णता सफल रूप से पाठक तक ले जाने में सफल हुई है। दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास पात्रों का चरित्र चित्रण। इस कहानी में कथावक्ता लेखक तो एक माध्यम भर है। मुख्य पात्र तो 2 ही है, कर्नल रली और भुजा का अमीर गवर्नर। कर्नल के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। निम्न वर्गीय व्यक्तियों के प्रति करुणा और संवेदना रखने वाला, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, जनहितेश, क्रूर अधिकारियों से घृणा करने वाला, देशभक्ति, दूरदर्शिता और स्पष्टवादिता से भरपूर एक पात्र है। वह एक स्थिर या स्थायी चरित्र है, जबकि अन्य प्रतिनिधि और व्यक्तित्व संपन्न चरित्र का एक मिश्रण ही माना जा सकते हैं। गवर्नर के व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण इस प्रकार से हैं: एक आधिपत्य की भावना, तानाशाही वाला स्वभाव, स्वार्थ भावना, अवसरवादिता, अमानवीयता, निर्ममता, आतंक प्रियता, अतिथि सत्कार की विभावना आदि उसमें देखी गई है। ये अपने वर्ग का एक ऐसा प्रतिनिधि चरित्र है। कर्नल रली की तरह ये सभी गतिशील न होकर स्थिर पात्र ही माने जा सकते हैं। इन्हें एक व्यक्तित्व संपन्न चरित्र इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारत समेत अनेक देशों में ऐसे कठोर स्वभाव के तानाशाह अफसर मिल जाएंगे। समग्रतः चरित्र निरूपण की कसौटी पर यह एक सशक्त कहानी ठहरती है। शोषक शोषित के वर्ग संघर्ष की भावना से ओतप्रोत प्रगतिशीलता की रचना के कथ्य समाविष्ट हुए हैं। नंबर 3 है हमारे पास जी संवाद योजना। इस कहानी के संवाद सुदीर्घ न होकर संक्षिप्त, चुस्त दुरुस्त और पात्रानुकूल ही हैं। उनमें स्थितियों, मनोस्थितियों आदि के पूर्ण प्रकाशन की शक्ति भरी पड़ी है। प्रत्येक कथोपकथन नपितुली शब्दावली में ही नियोजित हुआ है। जहां कर्नल के कथोपकथन उनकी हृदयगत कोमलता, भावुकता और दूरदर्शिता से ओतप्रोत हैं, वहीं गवर्नर साहब के संवाद पद, सत्ता, अधिकार आदि के रौब से भरे पड़े हुए दिखाई देते हैं। गिने चुने शब्दों से वक्ता का पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने मानो चक्षुमूर्त हो उठता है। अपने अपने इलाके से निर्माणाधीन सड़क का मार्ग निकलवाने के लिए ठेकेदार आदि कर्नल रली पर जब निरंतर दबाव डालते हैं, तब वह उन्हीं सुझावों को स्वीकार अस्वीकार करने के स्थान पर यह गोलमोल आश्वासन दिया करते थे: यकीन रखिए, सड़क आप सभी लोगों के लिए होगी, वही रास्ता निश्चित किया जाएगा जिसमें मुल्क की रियाया की सबसे अधिक फायदा हो सके। गवर्नर का यह कथन ही उसकी उच्च पदोन्नति, अधिकार भावना और कठोर हृदयता का रेखांकन करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, जब वह कहता है न्याय और दंड तो तत्काल उसी जगह हो जाना चाहिए, तभी तो उसके उदाहरण का आतंक उपयोगी होता है।
संवादों के द्वारा चरित्र चित्रण की जो शैलियाँ इस कहानी में अपनाई गई हैं, उनमें भी कथानक में रोचकता, सरसता व प्रभाव में वेग दिखाई देता है। जैसे कि एक पात्र द्वारा अन्य पात्रों का चरित्र चित्रण, एक पात्र द्वारा समूह पात्रों का चरित्र चित्रण, एक पात्र द्वारा स्वयं का आत्मचरित्र इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास देश काल और वातावरण। इस कहानी में प्रकृति, बाजार, मैदान आदि का अत्यंत यथार्थपरक चित्रण हुआ है, जिससे इस तत्व के आधार पर यह कहानी समुचित पृष्ठभूमि वाली कही जा सकती है। कहानी के प्रारंभ में ही दिल्ली की गर्मी आदि का एक शब्द चित्र प्रक्षेपणीय है। मई का अंतिम सप्ताह, दोपहर 2:30 बजे का समय, लू कनॉट प्लेस की हैसियत की उपेक्षा करके दुकानों में गोल चक्कर में चौड़े चौड़े बरामदों में हूँ कर रही थी। दिल्ली में दुकानें दोपहर 1 से 3 बजे के लिए बंद रहती थी। फुटपाथ पर सौदा बेचने वालों ने भी अपने सौदे को धूल से बचाने के लिए अखबार और चादरें फैलाकर ढक लिया था। इसी प्रकार अफगानिस्तान का एक प्रदेश का प्राकृतिक वर्णन द्रष्टव्य होता है जब लेखक लिखता है, भुजा की विस्तृत टीला पहाड़ी नदी बरनी की 2 शाखाओं में घिरा हुआ था। प्रत्येक शाखा का विस्तार 200-250 फुट था और दोनों ओर काफी दूर तक समतल रेतीले पठार चले गए थे। टीलों के चारों ओर इलाका बायवान था। वहां किसी प्रकार की उपज नहीं होती थी, इसलिए बस्ती भी न थी। इसी प्रकार सर्पीले मार्गों और सड़कों का वर्णन भी कहानी में किया गया है। गवर्नर और उसका एडीसी जब सुरखाब पक्षियों का शिकार करने के लिए निकलते हैं, उस समय का वर्णन भी देखने लायक बन पड़ता है। फिर भी इस तरह के प्रकृति वर्णन संख्या से अधिक नहीं है। इन्हीं संक्षिप्त बखानों से यशपाल की लेखनी का लोहा माना जा सकता है, क्योंकि इन वर्णनों की ऐतिहासिकता और भौगोलिकता शुद्धता से भरपूर है और उसमें कहीं भी संदेह मात्र हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ही भाषा शैली। इस कहानी की भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार हिंदी है। इसमें पात्रों की शिक्षा, स्वभाव, मनस्थिति और परिस्थिति के अनुसार शब्दों और वाक्यों का नियोजन देखने को मिलता है। इस भाषा में शब्द विविध कोटियों के प्रयुक्त हुए हैं, जिनका हम निम्न रूप में देख सकते हैं। संस्कृत तत्सम शब्द जैसे कि आदर, पुकार, प्रभाव, देश, आचार, विचार, वातावरण, अपमान, प्रयोजन, ग्लानि, निश्चय, अव्यवहारिक, विस्तार, उपज, पूर्वज, नदी, समतल, चिंतित, निर्माण आदि इत्यादि। तद्भव शब्द देखिए, चक्र, कर्नल, उंगली, काम, साथ, ऊपर, निबाह, मील, बक्स, हिरन, बाह, सूरज आदि। ऐसे ही देश शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में हुआ है। खप, पठार, टीले, छड़ी, सड़क आदि। अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों का प्रयोग देखिए, मुकम्मल, शादी, महीने, पसंद, दोपहर, हैसियत, रुतबा, ज़रूरी, खान, सलामी, जनाब, मुलाकात आदि आदि। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में देखने को मिलता है, जैसे कि जून, रजिस्टर्ड सेक्रेटरी, कनॉट प्लेस, लाइसेंस, फुटपाथ, टी हाउस, टेलीफोन, वाइसराय, टेंडर, ऑफर, मेडिकल, कॉलेज, पेंशन, शॉटगन, लंच, हिज मैजेस्टी सर इत्यादि। कर्नल का यह कथन पात्रानुकूल भी है जब वह सर कह के उनको संबोधित होते हैं। इस प्रकार समग्र कहानी की भाषा जो है वो सरल और स्वाभाविक है तथा पात्रानुकूल कही जा सकती है और उन्हीं पात्रों के अनुसार अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जी उद्देश्य। यशपाल एक प्रगतिशील कहानीकार है। उनकी अन्य कहानियों के ही समान खुदा का खौफ भी एक सशक्त स्वदेश्य प्रधान रचना है। सैनिक, उच्च पदाधिकारियों के माध्यम से यहाँ तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों की छोटे और भोले भाले लोगों के प्रति क्रूरता, संवेदनशीलता, अमानवीयता, चतुरता, स्वार्थपरता आदि पर गहरा कटाक्ष किया गया है। इसके साथ ही सैनिक शासन की अनुशासन संबंधी कठोरता, हृदयहीनता, निम्न वर्गीय जनों के प्रति अपार घृणा, सजातीय लोगों के प्रति आत्मीयता के साथ साथ आतिथ्य सत्कार की भावना के निर्वाह का भी रेखांकन करना इस कहानी का प्रयोजन और अभिष्ट कहा जा सकता है। कथ्य की कसौटी पर यह कहानी अत्यंत सख्त ठहरती है। इसके अतिरिक्त घूसखोरी की दुष्प्रवृत्ति का प्रकाशन भी इस कहानी के माध्यम से किया गया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि समग्र कहानी जो है यशपाल ने इस प्रकार से
प्रमुख और गौण उद्देश्यों को आधार बनाकर लिखी है कि उसमें एक सशक्त कथानक और पात्रों का चित्रण होते हुए संवादों के माध्यम से कहानी को आगे लेके जाया जा सकता है। कहानी के तत्वों के आधार पर हम इस कहानी को सफल कह सकते हैं और यह यशपाल की एक उपलब्धि भी कही जाएगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।